हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज अपने इस वीडियो लेक्चर में कंटिन्यू करने वाले हैं आरएस कॉन्फ़िगरेशन। एक वीडियो होगा और पूरा का पूरा आरएस कॉन्फ़िगरेशन हम लोग क्लियर कर लेंगे विथ रूल्स। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आरएस कॉन्फ़िगरेशन। तो हेडिंग डाल लीजिएगा आरएस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट आप ये लिखिए कि आरएस कॉन्फ़िगरेशन इज ओनली एप्लीकेबल फॉर कायरल सेंटर। आप छोटा सा बस यहाँ लिख लो, ओनली वैलिड एप्लीकेबल फॉर कायरल सेंटर। कायरल सेंटर का मतलब क्या हो गया? कार्बन, उससे 4 डिफरेंट ग्रुप लगे होंगे। बस कायरल सेंटर, यहाँ पे हम लोग कायरल कार्बन की ही बात करने वाले। तो अगर किसी को ना पता हो तो मैं एक शॉर्ट में बता देता हूँ। कायरल सेंटर क्या होता है? एक कार्बन हुआ, उससे 4 अलग अलग ग्रुप लगे होने चाहिए। 4 अलग अलग ग्रुप लगे होने चाहिए, मतलब कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज हो, 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हो, उसको कायरल कार्बन बोल देंगे, ठीक है। बस देखिए यहाँ पे अब सबसे पहला बात क्या है, आरएस कॉन्फ़िगरेशन जो होता है एक रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन है। अब आप बोलोगे कि रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन क्या है? तो ये असल में क्या बताता है कि 3D स्पेस में जो आपका कार्बन है, हम लोग कार्बन के लिए ही आरएस निकालेंगे। तो जो 3D स्पेस में जो आपका कार्बन है, जो कि कायरल है, जिसमें 4 अलग अलग ग्रुप लगे हैं, उसका रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन क्या है? ठीक है, रिलेटिव है, एक R है और एक S है। तो चलिए हम लोग जरा स्टार्ट करते हैं इसके रूल्स से। तो मेरे साथ थोड़े बहुत रूल्स लिखिएगा। मैं रूल्स एक साथ रूल सारे नहीं लिख रहा हूँ, एक रूल लिखूंगा, फिर उससे रिलेटेड चीज़ें बात करूंगा, फिर दूसरा रूल, फिर दूसरा रिलेटेड चीज़। उससे पहले जरा मेरी एक छोटी सी बात आप सुन लो, ठीक है। अगर मैं नंबर ऐसा लिखूँ 1, 2 और 3, तो आप ऐसे चलिए 1 2 3 करके चलिए, 1 2 3। ये कैसे मूव किया? क्लॉक या एंटी क्लॉक? ऑब्वियस बात है, एंटी क्लॉक मूव कर रहा है। तो जब भी एंटी क्लॉक मूव करेगा तो हम लोग बोलेंगे एस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। फिर यहाँ पर आप ऐसे बना लो 1, मान लो 2 इधर आया, 3 इधर आया, तो आप देखो 1 2 3 जब आप मूव कर रहे हो तो ऑब्वियस बात है एंटी क्लॉक है। ये आपका एंटी क्लॉक है ना, और आपका ये क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज। तो अगर ये क्लॉकवाइज है तो इसको आप क्या लिखोगे? आर। अब आप बोलोगे सर आरएस का कोई ऐसा मीनिंग नहीं है क्या? जैसे बोलते हैं ना किसी का कि ये रूल है, वो रूल है, ये आरएस है, जैसे EZ में होता है। तो ये भी आरएस का एक मीनिंग होता है पुराना, पर वो अपने को कभी नहीं पूछा जाता। हिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं आते हैं जेई में, आपको पता है ना, जेई का पेपर है, हिस्ट्री का पेपर नहीं। तो आपको सिर्फ क्या पता करना है कि रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन आर है या एस है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर ध्यान देखिएगा, जब एंटी क्लॉक मूवमेंट होगा तो एस बोलेंगे, कायरल सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन, उस कायरल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन अभी अच्छे से क्लियर होगा। और अगर क्लॉकवाइज घूमा तो क्या बोलेंगे? कायरल सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन आर है, ठीक है। वैसे मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ कि एस जो होता है ना, एस को जब आप लिखते हो तो बहुत ध्यान से देखो, इधर की तरफ मूवमेंट होता है एस लिखते समय। ये असल में एंटी क्लॉक मूवमेंट ही तो है। एस लिखोगे तो ऐसे ही घुमाओगे ना, और ऐसा घुमाना क्या होता है? एंटी क्लॉक होता है। अच्छा, आर लिखोगे तो आप ऐसे लिखोगे ना, ऐसे। तो ये देखो, ये मूवमेंट किधर की तरफ है? क्लॉकवाइज है। तो आर क्या हो जाएगा आपका? क्लॉकवाइज। तो याद रखना बहुत ही आसान है, अगर आप ध्यान से समझने जाओ कि आर और एस कैसे लिखते हैं। आर एस लिखते हैं तो एंटी क्लॉक ऐसे घूमेंगे ना, और ऐसे इस तरफ मूव होना क्या हो जाता है? एंटी क्लॉक होना, बस। तो आप एंटी क्लॉक भी भूल जाओ ना, इधर की तरफ मूव किया तो आप सीधे लिखो। देखो जैसे ऐसे मैं एक ट्रिक बता देता हूँ, 1 2 और 3 ऐसे ना, एस देखिए दिख रहा होगा आपको, ठीक है। मान लो कि 1 2 3 आर है। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? तो आर और एस रखो, क्लॉक या एंटी क्लॉक याद रखने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही याद रख सकते हो। तो मेरे हिसाब से ये बात आपको समझ में आ गई। मैं रूल के हिसाब से चलता हूँ और धीरे धीरे आपको क्लियर करता चलता हूँ। चलिए, पहला रूल क्या है आरएस कॉन्फ़िगरेशन के लिए? तो सबसे पहला रूल आपके पास ये होता है कि जो यहाँ पे प्रायोरिटी डिसाइड होगी, जो मैं 1 2 3 लिख रहा हूँ, सर मैं ग्रुप्स के नंबर दूंगा मैं, वो प्रायोरिटी बेस्ड होती है एटॉमिक नंबर पे, ठीक है। तो यहाँ पर जो पहला रूल है, जो आप प्रायोरिटी देने वाले हो, प्रायोरिटी जो आप देने वाले हो वो किस बेसिस पे होगा? एटॉमिक नंबर के बेसिस पर होगा, ठीक है। असल में मैं आपको अगर छोटी सी बात याद दिलाऊं तो आपने जब EZ नोमेनक्लेचर पढ़ा होगा ना, EZ के बारे में, तो EZ में भी यही फंडा रहता है ना। एक्सपोजर लॉक कर देता हूँ, फ्लिकर करता है थोड़ा वीडियो बीच में ना, फोन है ना तो फ्लिकर होने लगता है। चलिए हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, प्रायोरिटी जो है ना किस बेसिस पे होगी? एटॉमिक नंबर के बेसिस पे, ठीक है। अब आप बोलोगे सर हर बार तो एटॉमिक नंबर नहीं लगा सकते ना। एक मिनट, मैं अभी एग्जांपल लेता हूँ, फटाफट लेता हूँ, ठीक है। देखिएगा जरा ध्यान से। दूसरा रूल क्या होता है, लिखने के बाद बताता हूँ, कि जो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है, लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप
मस्ट बी अवे फ्रॉम द व्यूअर, अवे फ्रॉम द व्यूअर। अब आप बोलोगे सर व्यूअर कौन है? हम लोग, समझ पा रहे हो, हम लोग व्यूअर है। मॉलिक्यूल अगर बोर्ड पे बना है तो मैं सामने से देख रहा हूँ तो मैं व्यूअर हूँ। कॉपी पे आप अगर लिख रहे हो तो कॉपी पे आप देख रहे हो तो आप व्यूअर हो। फोन की स्क्रीन पे देख रहे हो तो स्क्रीन जो है आप व्यूअर हुए और स्क्रीन पे आपका मॉलिक्यूल आ रहा है, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिएगा, मैंने लिखा कि प्रायोरिटी एटॉमिक नंबर के बेसिस पे डिसाइड होगी, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। और लोएस्ट प्रायोरिटी जो इसकी होगी उसको आपको क्या रखना है? व्यूअर से अवे रखना है। तो अभी तो मैं ऐसा ही सिस्टम बनाऊंगा ताकि व्यूअर से अवे ही रहे, बाद में उसका सिस्टम हम लोग इंक्लूड करते जाएंगे। फिर मैं आपको सिखाऊंगा इवन स्विच पे क्या होता है, ऑड स्विच पे क्या होता है, तो आप फिर खिलाड़ी बन जाओगे, लेकिन पहले तो देखना पड़ेगा ना आपको। चलिए मान लो कि मैं ऐसा दे रहा हूँ, यहाँ पे मैंने लगा दिया OH, यहाँ पे लगा दिया Cl, और ये जो है ना इसको बोलते हैं वेजडस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, वेजडस प्रोजेक्शन बोल दो। तो ये वाला प्लेन के बाहर आ रहा है सॉलिड लाइन, जो नॉर्मल लाइन है वो प्लेन में ही है, और एक कहाँ चला जाएगा? प्लेन के अंदर। तो H मैं यहाँ रख देता हूँ, यहाँ मैं Br रख देता हूँ, ठीक है। मैं दूसरा मार्कर यूज़ कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियर कट दिखे कि हाँ क्या क्या बोल रहे हैं हम लोग। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले देखो सबसे कम एटॉमिक नंबर किसका है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर है OH। अब आप बोलोगे सर O और H दोनों है ना? नहीं, जो डायरेक्टली अटैच होता है उसके लिए बात करते हैं। ये कार्बन कायरल है क्योंकि इसे देखो OH लगा है, इधर Cl, इधर Br, इधर है, 4 अलग अलग ग्रुप लगे, तो इट इज़ अ कायरल सेंटर। तो कायरल सेंटर है तो RS डिफाइन होगा। अब RS के लिए देखो कार्बन के साथ ऑक्सीजन लगा, ऑक्सीजन, यहाँ क्लोरीन, यहाँ ब्रोमीन, पीछे हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन पहले ही से मेरे से दूर है, ये प्लेन के अंदर जा रहा है ना, मतलब ये प्लेन के अंदर जा रहा है, मैं प्लेन के बाहर खड़ा हूँ, बोर्ड के प्लेन के बाहर खड़ा हूँ, वो प्लेन के अंदर जा रहा है। तो ऑब्वियस बात है जो हाइड्रोजन है वो मेरे से दूर जा रहा है। प्रायोरिटी कैसे डिसाइड करेंगे? जो लोएस्ट प्रायोरिटी वाला होगा, जिसकी प्रायोरिटी सबसे, मैं मान लो जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा, उसको देंगे 1, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा देखो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर, क्लोरीन का, ब्रोमीन का, ऑब्वियसली ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है तो इसको दे देंगे 1। क्लोरीन को मिल जाएगा 2, ऑक्सीजन को मिल जाएगा 3, और हाइड्रोजन को मिल जाएगा 4। और आप तो जानते हो 4 वाला क्या हुआ? अब देखो प्रायोरिटी एटॉमिक नंबर के बेसिस पे डिसाइड कर लिया हम लोगों ने। लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप मस्ट बी अवे फ्रॉम द व्यूअर। अब मैं जो देख रहा हूँ मेरे से H सबसे दूर हो गया, तो H को भूल जाओ ना, H को भूल जाओ, इसकी प्रायोरिटी सबसे कम है, हटाओ, वो पीछे चला गया ना, बस खत्म किया। अब देखो 1 से 2 गए, 2 से 3 और 3 से फिर 1, बताओ कैसे घूम रहा है? क्लॉकवाइज घूम रहा है ना। तो आप इसको क्या बोलोगे कि इस कार्बन का, इधर लिख देता हूँ मैं, ठीक है, नीचे अपना दूसरा मॉलिक्यूल आ जाएगा। इस कार्बन का जो है कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? R, ठीक है। इस कायरल सेंटर का, इस कायरल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? R। चलिए बहुत बढ़िया, मेरे हिसाब से ये एग्जांपल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक और ले लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए मैंने एक और ले लिया, ठीक है, Cl, Br, सॉलिड लाइन मतलब प्लेन के बाहर I, और मैं ले लेता हूँ फ्लोरीन को पीछे, ठीक है। फ्लोरीन गया पीछे प्लेन के। चलिए फिर से आप देखो एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा किसका? 1, 2, 3। देखो फिर से ऐसे घूम रहा है, तो फिर से कायरल सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन क्या डिसाइड हो जाएगा? R। बहुत बढ़िया। चलिए मेरे हिसाब से ये बात आपको समझ में आई। इसके बाद एक और एग्जाम्पल पकड़ते हैं। मान लो कार्बन है, यहाँ मैंने लगा दिया CH3, यहाँ मैं प्लेन के बाहर ऐसा करता हूँ, मैं ले लेता हूँ OH, और यहाँ पर प्लेन के अंदर ही मैं ले लेता हूँ, ऐसा करते हैं, ये ले लेते हैं यहाँ पर ये नहीं लेते, यहाँ पर ले लेते हैं Br, और यहाँ पर ले लेते हैं Cl, और प्लेन के अंदर ले लेता हूँ मैं CH3, ठीक है। अब सबसे पहले एटॉमिक नंबर देखो आप, ठीक है, सबका एटॉमिक नंबर आप ऑब्जर्व करो। सबसे बढ़िया तो ये होगा, देखो यहाँ पे लगा है ब्रोमीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन और कार्बन। उसके पीछे वाले आइटम देखने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली अटैच देखो, ठीक है। अभी वो पीछे वाले आइटम कब देखने उसके लिए रूल बताऊंगा, अभी तो मैं ऐसे ही क्वेश्चन दे रहा हूँ कि पीछे वाले की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सबसे ज़्यादा इसका 1, फिर देखो इसको 2, और ये इसको देंगे 3, और यहाँ पे कार्बन 4। तो जो लोएस्ट प्रायोरिटी वाला वो तो पहले ही पीछे है, तो मैंने ऐसा ही क्वेश्चन दिया है आपको ताकि आपको भी तकलीफ ना हो, अभी आप लॉजिक सीख जाओ। देखो 1 से 2, 2 से 3, ये कैसे घूम रहा है? एंटी क्लॉक, और एंटी एस भी तो ऐसे ही होता है ना। तो देखो मतलब आप बोल सकते हो यहाँ पर कि सर ये जो कार्बन है इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है ये है S। बोले मेरी बात यहाँ तक समझ में आ रही है आप लोगों को जो मैं कहना चाह रहा हूँ? मेरे हिसाब से यहाँ तक आप लोग समझ पा रहे होंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। अब होता क्या है कभी कभी कि ये आपने लिख लिया होगा आई थिंक, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। तो होता क्या है कभी कभी, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कि एटम की जगह ना उसका आइसोटोप दे देते हैं, ठीक है। तो आइसोटोप के लिए रूल लिख लेते हैं। रूल नंबर 2 तक पहुँचे थे, अब रूल नंबर 3,
ठीक है, रूल नंबर 3 यहाँ से लिख लेते हैं। चलिए ऐसे लिख लीजिए, फॉर आइसोटोप्स ऑफ सेम एलिमेंट, आइसोटोप्स ऑफ सेम एलिमेंट, ठीक है, आइसोटोप्स अगर सेम एलिमेंट के हैं तो एटॉमिक मास विल बी कंसिडर फॉर प्रायोरिटी, फॉर रिलेटिव प्रायोरिटी या फिर प्रायोरिटी बोल दीजिए। ठीक है, ठीक है, मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही होगी। चलिए अब इस पे एग्जाम्पल देखते हैं, मोर इंपॉर्टेंट तो ये ना आपके लिए कि आप एग्जाम्पल देखो। चलिए तो एक एग्जाम्पल यहाँ देख लेते हैं। मान लो ये कार्बन है, आपने ऐसा किया कि यहाँ पर लगा दिया CH3, या फिर मैं क्या करता हूँ, इसको ऐसे कर देता हूँ, ये O18 है। O18 आप समझ रहे हो ना, ऑक्सीजन का 18 वाला आइसोटोप, और इधर हम लोगों ने लगा दिया T लगा दिया, या फिर इसको OH रहने दो, ठीक है, इसका थोड़ा सिंपल रखते हैं। मैंने T लगा दिया, हाइड्रोजन का आइसोटोप, ट्राइटियम जो होता है या ट्रीटियम भी बोलते हैं कुछ लोग। यहाँ पर मैंने लगा दिया D और सबसे पीछे लगा दिया H, नॉर्मल वाला आइसोटोप। अब बोला कि चलो यहाँ डिसाइड करो, तो लोग क्या सोचेंगे ना कि सर हम लोग अगर एटॉमिक नंबर लेके चलते हैं तो हाइड्रोजन के तीनों आइसोटोप का तो एटॉमिक नंबर सेम ही है, फिर डिसाइड कैसे होगा। तो जिस केस में सेम एटम आपके यूज हो रहा है ना, उनका आइसोटोप्स यूज हो रहा है, वहां पे आप क्या करते हो कि उन सब में, यहाँ देखो, अब तुम बोलोगे सर कायरल सेंटर थोड़ी ना होगा, कायरल सेंटर 4 अलग अलग ग्रुप, तो आइसोटोप्स को अलग अलग ग्रुप की तरह ही कंसिडर करते हैं, ठीक है, कायरल बनाने के लिए, मॉलिक्यूल कायरल। तभी हम लोग कायरल जब भी बात हो रही है ना कार्बन में, तो अगर आइसोटोप्स भी लगे तो अलग अलग ग्रुप कंसिडर कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, HD और ये जो भी आपका हाइड्रोजन दिख रहा है, प्रोमीथियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, जो भी आपका, देखो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी हो जाएगी, तो ऑक्सीजन की, क्योंकि एटॉमिक नंबर ज़्यादा है। तो यहाँ पे तो भाई 1 इसको दे दोगे आप, ठीक है, 2 किसको दोगे, तो सबसे हेवी वाला आइसोटोप ये होता है ट्राइटियम, तो 2 इसको दोगे, 3 इसको, और इसको आप 4 दोगे, वो पहले से पीछे है, तो 4 देना या ना देना कोई ज़रूरत नहीं ना, 4 दे दो आप, ऐसे आपकी मर्जी दे दो। अब बताओ 1 2 3 ये किस में जा रहा है, एंटी क्लॉक हो रहा है ना, या फिर S भी तो ऐसे ही लिखते हैं ना, अगर मैं S लिखूँ तो मैं ऐसे ही लिखूंगा ना, S, समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ। तो जो S है वो भी ऐसे ही लिखा जाता है। इसका मतलब ये जो कार्बन है इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या निकल के आएगा, बहुत बढ़िया, हम लोग बोलेंगे कि ये S कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल यहीं पकड़ लेते हैं। मान लो कि वही ऑक्सीजन वाला जो मैं लेने की बात कर रहा था ना, यहाँ ट्राइटियम डाल दो, यहाँ OH16 डाल दो प्लेन के बाहर। अभी मैं वेज डैश पे ही सारा प्रैक्टिस करा रहा हूँ, फिर मैं उस पर फिशर पे भी चलूँगा, ठीक है, तो उस पर चिंता मत करिएगा आप लोग। OH18 और यहाँ मैंने हाइड्रोजन डाल दिया। मैं अभी लोएस्ट प्रायोरिटी वालों को बहुत बार बोल चुका हूँ कि मैं खुद ही पीछे रख रहा हूँ, आपको फिर रूल बताऊँगा इंटरचेंज कैसे करते हैं, तो फिर सारे टाइप के क्वेश्चन कवर करेंगे ना। यहाँ पर देखो और बताओ, यहाँ क्या लगता है, हाइड्रोजन, ट्रीटियम, तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसका होगा, ऑक्सीजन के। देखो 2 आइसोटोप है, ध्यान से देखिएगा, ये भी ऑक्सीजन का, ये भी ऑक्सीजन का, लेकिन हेवी वाला कौन है, ये नहीं हेवी वाला, तो प्रायोरिटी इसकी ज़्यादा हो जाएगी। बहुत बढ़िया, इसको 1 दोगे, इसको 2 दोगे, इसको 3 दोगे बेटा, अब इसको 4 दे दोगे। ऑब्वियस बात है, 4 वाले का आपको वैसे भी काम नहीं हो, तो अबे है ना, मेरे से तो दूरी होना चाहिए। तो 1 2 3 R दिख रहा है ना, ये देखिए ऐसे R बनेगा, R तो ऐसे ही बनेगा ना, तो इस कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन है R, ठीक है। यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ रही है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 4th लिख लीजिए आप यहाँ पे, मतलब रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 में क्या है, इफ डायरेक्टली अटैच्ड atoms are same then compare the next atom, सिंपल रखते हैं थोड़ा सा। अगर डायरेक्टली अटैच्ड का एटम सेम होगा तो आप देखिए उसके पीछे कौन सा एटम अटैच्ड है, ठीक है, उसमें जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है उसको देख लेते हैं। मैं बता देता हूँ लॉजिक से। चलिए देखो, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको एक कार्बन से 2 ग्रुप लगा के बताता हूँ, ठीक है, RS नहीं, 2 ग्रुप बता रहा हूँ। जैसे मान लो कि आपके पास कार्बन है, और एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ थोड़ा और सिंप्लीफाई करके, कि आपको यहाँ से लगा है O और H, और यहाँ पर आपका लगा है O और T, ठीक है। मान लो इसमें इन दोनों में आपको प्रायोरिटी डिसाइड करनी है, बाकी और बॉन्ड होंगे, वो बॉन्ड नहीं, मैं दो में कंपेयर करना सिखा रहा हूँ, फटाफट कर लोगे आप। इन दोनों में किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, तो देखो आप बोलोगे सर देखो यहाँ भी ऑक्सीजन लगा, यहाँ भी ऑक्सीजन लगा, दोनों का आइसोटोप भी नहीं, तो अब ये सब बात है, ऑक्सीजन सेम। ऑक्सीजन के पीछे क्या है, यहाँ हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन के पीछे यहाँ क्या है, ट्राइटियम है। तो बताओ इस वाले हाइड्रोजन की प्रायोरिटी ज़्यादा होगी या ये T की ज़्यादा होगी, ऑब्वियस बात है T ज़्यादा भारी है ना, आइसोटोप वाला फंडा लग जाएगा। तो यहाँ पे प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा हो जाएगी, OT की प्रायोरिटी ज़्यादा हो जाएगी OH से।
क्या बोलते हो, है ना, OT की प्रायोरिटी ज़्यादा हो जाएगी OH। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। चलो यहाँ पर फिर से एक कार्बन लो, ऊपर लगा दो CH3, नीचे लगा दो CCl3। अब इन दोनों में प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा होगी? देखिए और भी ग्रुप होंगे, हम लोग तो 2-2 में सीख लेते हैं, बाकी 4 होंगे तो 4 में भी कंपेयर मार लेंगे, क्या ही फर्क पड़ता है, उसके लिए आप टेंशन मत लीजिएगा। यहाँ बोलोगे सर इस कार्बन से भी ये कार्बन लगा, इस कार्बन से कार्बन लगा, लेकिन इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन लगे और इस कार्बन के साथ 3 क्लोरीन लगे। अब क्या होगा, यहाँ से तीनों हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन आएगा कि आप देखो मैं प्रायोरिटी बताता हूँ, इधर से एक क्लोरीन आएगा, तो हाइड्रोजन क्लोरीन में झगड़ा होगा तो पहले कौन जीतेगा? जिसका मास ज़्यादा होगा, जो भारी होगा ना। तुमने देखा है ना सूमो का जो लड़ाई वड़ाई होता है, डिस्कवरी पे देखना, सूमो का लड़ाई वड़ाई दिखाते हैं, ठीक है, जापान वाला वीडियो, जो ज़्यादा भारी होगा आएगा और बस उड़ा देगा। और नहीं तो तुमको पता है खली को देख लो, रे मिस्टीरियो को देख लो, अगर WWE आप लोगों ने देखा है तो खली रे मिस्टीरियो, तो वही वाला सिस्टम है, ये रे मिस्टीरियो ये खली है, बस आया उड़ा देगा। तो प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा है? इसकी। तो यहाँ पर किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा हो जाएगी? CCl3 की प्रायोरिटी जो हो जाएगी ज़्यादा हो जाएगी CH3 से। क्या बोलते हो, समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ मैं? आई थिंक थोड़ा बहुत यहाँ से आपको समझ में आने लगा होगा। एक आधे एग्जाम्पल और देखेंगे, घबराइए मत। आइए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें क्या करो आप, ऐसा कर दो कार्बन और यहाँ से लगा दीजिए आप CHO और यहाँ से लगा दो, नहीं इसमें मज़ा नहीं आएगा, है ना। ऐसा कर लीजिए ना कि हम लोग को कैसा देखना है, डायरेक्टली अटैच्ड वाला ना। हाँ ये ले लो, चलो ये बढ़िया रहेगा। मान लो कोई बोल दे आपको, देखो मैं बताता हूँ, जैसे ऐसे लिख दे, यहाँ लिख दे ET और यहाँ लिख दे Me। अब बोले बताओ प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा है? ना हाइड्रोजन दिख रहा है ना कार्बन। तो ET क्या होता है बेटा, आप जानते हो क्या आप लोग, है ना। ET असल में क्या होता है, जो ET लिखा ये होगा असल में, मैं इसको क्या करता हूँ, इसको आपको ब्रेक करके बना देता हूँ। कार्बन यहाँ पर होगा CH2 और इसके पीछे होगा CH3, ये होता है इथाइल ग्रुप, और Me मतलब CH3, ठीक है। तो आप क्या होगा, बोलोगे सर देखो इस कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड ये कार्बन, इस कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड ये कार्बन, कार्बन तो सेम हो गया। तो उसके पीछे देखो, तो बोलोगे कि सर इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन और पीछे एक कार्बन लगा है, तो इस कार्बन से 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन लगा है, इस कार्बन से क्या लगा है, तो 3 हाइड्रोजन। अब बोलोगे सर डिसाइड कैसे होगा, ये तो कांड हो गया। नहीं 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 नहीं, इन तीनों में पहले कौन आएगा कंपेयर कराने? तो आपने देखा ना क्रिकेट में कैसे होता है कि आपका जो बैट्समैन होता है, जो शुरुआत में आते हैं, जनरली जो टॉप के 2 और 3 बैट्समैन होते हैं बहुत बढ़िया होते हैं, शुरुआत में जो बैट्समैन आते हैं वो आपके सबसे अच्छे बैट्समैन होते हैं ना। जैसे सचिन तेंदुलकर था अपने क्रिकेट टीम में इंडिया में, तो क्या करता था, ओपनिंग करने जाता था, तो सबसे अच्छे बैट्समैन को हम लोग सबसे पहले भेजते हैं। तो इन तीनों में जब झगड़ा होगा, जैसे मान लो तुम्हारे और तुम्हारे दोस्त वाले किसी और के ग्रुप में झगड़ा होगा, तो जो तुम्हारे दोस्त में सबसे मोटा होगा ना, जो खूब लड़ाई करता होगा, बोलते हैं भाई पहले तुम जाओ, है ना। वही सिस्टम है यहाँ पे। ये 3 इधर है, ये 3 इधर खड़े, तो इसमें सबसे ज़्यादा कौन भारी है? कार्बन। बोलेगा भाई तुम मोटे हो, जाओ पहले थोड़ा लड़ाई वड़ाई करके आओ, मैटर सुलटा के आओ, फिर देखते हैं हम लोग पीछे से। इधर से तीनों हाइड्रोजन ही है, डरता कोई एक तो आगे आएगा ही आएगा। तो इधर से एक कार्बन आएगा, इधर से एक हाइड्रोजन आएगा, जीतेगा कौन? कार्बन ज़्यादा भारी है, हो गया ना। मतलब कि जो ET ग्रुप होगा ऊपर वाला, ET वाले की प्रायोरिटी ज़्यादा होगी Me वाले से। मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। चलिए एक और रूल लिखते हैं, यहाँ तक हो गया ना। मैं बगल में लिख लेता हूँ थोड़ा सा, अपने पास जगह तो है ही ना। तो ये अपने पास होगा टोटल 4 रूल, 5वां रूल और ये लास्ट रूल है, ठीक है। 5वां रूल क्या है कि डबली और ट्रिपली बाउंडेड एटम consider as W or triple bounded consider as equivalent, consider as मत लिखिए, consider equivalent लिखिए, consider equivalent, a W or triply bounded atom consider equivalent to 2 or 3 such atom, 2 or 3 such atom, ठीक है। चलिए इसके बाद क्या करो, यहाँ पर देखो एग्जाम्पल ले लेता हूँ, सबसे बढ़िया है ना, ये क्लियर हो जाएगा। फ्रेम में आ रहा है ना सारा, ये देख लो सच। अगर फ्रेम में नहीं आ रहा होगा ना तो मेरी बात सुन लीजिएगा, जो मैं बोल रहा हूँ वो लिख लीजिएगा, SUCH सच। एटम यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। थोड़ा चलो स्पेस बचा लेते हैं। मेरे हिसाब से अब एकदम फ्रेम में आ रहा होगा ना, मेरे हिसाब से तो आना चाहिए। देखो जरा, ये कार्बन है, मान लो इसके साथ लगा है C डबल बॉन्ड O और H, और यहाँ पे जो कार्बन है ना इसके साथ लगा है CF3, नहीं ऐसे नहीं, चलिए हाँ, यहाँ पर मान लो यहाँ पर लगा देते हैं CH3 लगा दो ना, अपने को तो एक्सप्लेन करना है। अब इन दोनों में किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी? देखो
तुम बोलोगे सर इस कार्बन से डायरेक्टली ये कार्बन अटैच्ड है, इस कार्बन से डायरेक्टली ये कार्बन अटैच्ड है कि नहीं, दिख रहा है। लेकिन बताओ इस कार्बन से एक डबल बॉन्ड O लगा है और एक H लगा है, तो जो डबल बॉन्ड O है ना, तो आप वहाँ पे जो ये असल में एटम ऑक्सीजन एक ही है, लेकिन इसका 2 बॉन्ड कार्बन के साथ लगा है ना, तो इसको 2 ऑक्सीजन एटम की तरह ट्रीट करेंगे। इसको कैसे ट्रीट करेंगे कि इस कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। बात समझ रहे हैं आप लोग मैं क्या कह रहा हूँ। डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है ना, तो डबल बॉन्ड है तो वैसे ही 2 एटम आप मान लो कि उसके साथ लगा हुआ है। प्रायोरिटी डिसाइड किया गया, IUPAC ने रूल दिया तो हम लोग मानते हैं, ठीक है। और इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन होंगे। बताओ उधर से ऑक्सीजन आएगा, इधर से हाइड्रोजन, कौन जीतेगा? ऑक्सीजन जीतेगा, ऑब्वियस है बात है। मतलब जो CHO होगी उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा हो जाएगी CH3 से, ठीक है। बाकी अगर CHO को 1 देंगे तो CH3 को 2 देना पड़ेगा। चलिए मेरे हिसाब से ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए इसमें आ जाइए जरा सा, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ये सारे रूल्स हो गए आपके, ओवरऑल सारे रूल्स बता दिए मैंने। चलो यहाँ पर देख लो, अगर C ट्रिपल बॉन्ड N होता या फिर यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड और H होता, अब क्या करते हैं? इन दोनों की इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है ना, कुछ नहीं, इससे डायरेक्ट लगाया कार्बन, इससे भी डायरेक्ट लगाया कार्बन, तो इस कार्बन से 3 नाइट्रोजन लगे होंगे क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है ना, तो आप कैसे कंसीडर करोगे कि भाई 3 नाइट्रोजन लगे। इस कार्बन को आप कैसे कंसीडर करोगे कि इससे 2 ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन लगा। इन तीनों में सबसे खतरनाक कौन है? कोई भी नाइट्रोजन खत लिया, खतरनाक ही है, इसमें ऑक्सीजन, तो एटॉमिक नंबर किसका ज़्यादा? ऑक्सीजन का। तो क्या हो जाएगा? फिर से CHO की प्रायोरिटी ज़्यादा हो जाएगी CN से, ठीक है। एक और ले लेते हैं, आइए एक और एग्जाम्पल पकड़ते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि अब ऐसे हो जाए ये कार्बन जो है मान लो इससे लगा है COOH और इससे लगा है CHO, तो ऐसे बना के देंगे, पर आपको क्या करना है, इसको ऐसे कर लीजिएगा। देखो मैं बताता हूँ, सबसे बढ़िया इसको ऐसे लिख लीजिए, सबसे अच्छा रहेगा। C डबल बॉन्ड O OH और इससे लिख लीजिए C डबल बॉन्ड O और H। अब देख लो, देखो इस कार्बन से डायरेक्टली ये कार्बन अटैच्ड है, इससे डायरेक्टली है, तो डायरेक्टली अटैच्ड अगर सेम है तो क्या देखना है आपको? मल्टीपल पीछे वाले आइटम देखने होते हैं, और क्योंकि ये मल्टीपल से लगा तो उतने सिमिलर आइटम आपको कंसीडर करने पड़ेंगे। तो इस कार्बन के पास भैया कितने कार्बन ऑक्सीजन है? 2 ऑक्सीजन हो जाएंगे और 1 ऑक्सीजन यहाँ लगा है, तो मतलब कुल मिला के 3 ऑक्सीजन हो जाएंगे, है कि नहीं। और इस वाले कार्बन के पास 2 ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन। अब क्या होगा? अब लड़ाई। ये तो ऐसा हो गया कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा है, सारे बैट्समैन अच्छे हैं। उधर ये इंडिया है, कार्बोक्सिलिक एसिड इंडिया है ना, इंडिया को जिताना है, 3 ऑक्सीजन है, इसमें किसी को पकड़ लो, बोलेगा मैं जाऊंगा पहले लड़ाई करने, बैटिंग करने। इधर से ये ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन आएगा बराबर, एकदम पूरा लड़ाई हुआ, कोई नहीं जीता। फिर ऊपर से एक और ऑक्सीजन, नीचे से एक और ऑक्सीजन, फिर लड़ाई हुआ, नहीं जीता। अब ऊपर से एक और ऑक्सीजन आया कोहली, और नीचे से एक और बैट्समैन आया, कौन सा? हाइड्रोजन है ना। कुछ ले लो, कोई भी ऑस्ट्रेलिया का खराब वाला बैट्समैन कोई पकड़ लो, है ना, मैंने बहुत टाइम से नहीं देखा है क्रिकेट तो भूल गया। तो यहाँ पर ऑक्सीजन जीत जाएगा, तो इसका मतलब कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होगी इसकी प्रायोरिटी CHO से ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने सारा रूल समझ लिया है। अब मैं इसको एक बार रब कर देता हूँ, आप एक बार फटाफट कॉपी मार लो, ठीक है। उसके बाद मैं इसको रब करूँगा और फटाफट इस पर क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। चलिए मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन देता हूँ, फटाफट इसको अटेम्प्ट करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1, ये कार्बन है, यहाँ OH लगा, वेज डैश फार्मूला ही दूंगा अभी, ठीक है। यहाँ OH, यहाँ Cl, यहाँ पर PH क्या होता है? बेंजीन, और पीछे क्या लगा है? H, ठीक है। चलिए बताइए इसमें प्रायोरिटी कैसे डिसाइड होगी? सबसे ज़्यादा PH मतलब क्या होता है? PH मतलब होता है बेंजीन, मैं बना देता हूँ, आप देख लीजिए, ठीक है। अब देखिएगा जरा, यहाँ पे भी, यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ क्लोरीन है, तो यहाँ क्लोरीन को 1, यहाँ पर कार्बन होगा, तो कार्बन और ऑक्सीजन में इसको 2 और इसको 3 और इसको 4, देखो R, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन R हो गया, ठीक है। चलिए एक और दूसरा, यहाँ पर ले लो CH3, यहाँ पर ले लो ET, यहाँ पर ले लो Cl, और यहाँ पर एक और H ले लेते हैं, ठीक है। अब आपको याद होगा CH3 ET में कंपेयर करना सिखाया था आप लोगों का ना, तो इसका 1, इसका 2, इसका 3 और ऑक्सीजन 4, तो ये क्या है? R। ये भी कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या आ रहा है? R ही आ रहा है। चलिए अब जरा मैं एक छोटा सा रूल लिखा दूँ आपको, मेरे हिसाब से एक और, चलो एक आधा क्वेश्चन और कर लेते हैं ना। मैं H को पीछे नहीं रखना चाहता, एक रूल बता देता हूँ, उसके बाद बता दूंगा कि क्या करना है, ठीक है। तो नोट करके एक पॉइंट लिखिएगा, नोट करके एक पॉइंट लिखिएगा कि बाय इंटरचेंजिंग even pair of groups, even pair of group
ऐसे लिख लो, इवन पेयर ऑफ ग्रुप अक्रॉस कायरल सेंटर, ठीक है, बाय इंटरचेंजिंग इवन पेयर ऑफ ग्रुप्स अक्रॉस कायरल सेंटर, its RS configuration remains same। अगर आप इवन पेयर एक्सचेंज कर रहे हो, अभी बस सुन लो, मैं करके दिखाता हूँ। इवन पेयर अगर एक्सचेंज कंपेयर कर रहे हो तो RS कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं आने वाला है। ऑड जब एक्सचेंज करते हैं ना तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, उल्टा हो जाता है। तो आपको उतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं दूसरा भी लिख दे रहा हूँ, पर हम लोग जनरली इवन पेयर एक्सचेंज कर लिया करेंगे, ठीक है। ऑन, ऐसे लिख लो, ऑन इंटरचेंजिंग odd pair of groups across chiral center, CC लिखा मैंने, ठीक है। its RS configuration will change, ठीक है, वो चेंज हो जाएगा। चलिए, मेरे हिसाब से आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई, आपने लिख लिया होगा, एटलीस्ट समझ में आना तो आएगा, है ना। असल में क्या हो रहा है ना कि जो लोएस्ट प्रायोरिटी वाला है ना, मैं उसको बार बार पीछे रख रहा हूँ, क्योंकि मैंने आप तो अभी तक बताया नहीं कि पीछे नहीं हुआ तो क्या करेंगे, तो इसलिए मैंने ये बता दिया। अब हम लोग ये ऊपर वाला एक नंबर बार बार अप्लाई करेंगे और फटाफट आंसर निकालेंगे। चलिए, एग्जाम्पल 2 हुआ था ना, एग्जाम्पल नंबर 3 पे आ जाओ। देखो, यहीं से सिखा दूंगा, साथ में ही सिखाता चला जाऊँगा। मान लो यही क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है, और मेरे को पता है यहाँ OH रखा मैंने, और पीछे इस बार मैं रख देता हूँ Cl, क्योंकि मेरे को आपको दिखाना है कि कैसे चेंज होगा। और यहाँ रख देता हूँ मैं pH, ठीक है, pH। आपको नंबरिंग पहले से पता है। नंबरिंग क्या है बेटा? आप बोलोगे कि सर इसको 1 देंगे और इसको 2, ये 4 था और ये 3 था। अब देखो, अपना रूल क्या था, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे आप निकाल लीजिए कि किसकी ज़्यादा किसका कम। एटॉमिक नंबर के बेसिस पे हम लोगों ने प्रायोरिटी डिसाइड कर दी। सबसे कम क्लोरीन की प्रायोरिटी है ना, मतलब सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी क्लोरीन की है, रादर H की सबसे कम प्रायोरिटी, सबसे ज़्यादा नंबर मिला मतलब सबसे कम प्रायोरिटी। चलिए, तो हो गया कि प्रायोरिटी तो सर आपने डिसाइड कर दी। अब क्या करना है आपको कि सेकंड जो रूल था कि जो लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है मस्ट बी अवे फ्रॉम द व्यूअर, मतलब मैं देख रहा हूँ तो मेरे से दूर होना चाहिए, सबसे दूर होने के लिए इस हाइड्रोजन को इस क्लोरीन के पोजीशन पे आना पड़ेगा। क्या बोलते हो आप, है ना। तो हम लोग अब देखो, अब इसने तो मेरे को ऐसे बना के दे दिया, अब मेरे को नहीं पता ना कि कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, बहुत ध्यान से समझिएगा, इंटरचेंज करते हैं। किसको किसको इंटरचेंज कर रहे हैं? Cl और H को इंटरचेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी एक बात बताओ, स्विच कितनी बार हुआ? एक बार हुआ ना, ठीक है। तो इंटरचेंज करिए और बनाइए, क्या बनता है। तो यहाँ Cl आ जाएगा, यहाँ H चला जाएगा, और यहाँ तो इसको प्लेन के बाहर निकाल दीजिएगा, ठीक है, नहीं तो सही समझ नहीं आएगा, है ना। और ये वाला जो है आपका pH, ये प्लेन के बाहर रह गया, ठीक है। अब देखो, आपने एक बार इंटरचेंज किया ना, मैंने क्या बोला है, इवन पेयर ऑफ ग्रुप अक्रॉस कायरल सेंटर बाय इंटरचेंजिंग। अगर आप इवन नंबर में इंटरचेंज करते हो ना, जैसे आप कुछ लोग बोलेंगे सर ये एक ग्रुप ये इंटरचेंज किया तो 2 ग्रुप इंटरचेंज हुआ है। नहीं, ये पूरा एक इंटरचेंज कंसिडर होगा। इसको आपने यहाँ लिया। अब हमेशा याद रखना कि ऑड मत करना, इवन करना, ठीक है। तो उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, अभी आप इनिशियली समझ लो ये चीज़ को। अब क्या करो, एक बार और इंटरचेंज कर दो। अब किसको इंटरचेंज करना है? H को मत करना बस, क्योंकि H आपका फिक्स है, वहीं रखना है। H को इंटरचेंज, अब OH, Cl और pH, इन तीनों में से किसी 2 को इंटरचेंज कर देना। मान लो मैंने OH और pH को चेंज करता हूँ, OH और pH को, ठीक है। तो यहाँ पर डाल दो आप pH, यहाँ पर डाल दो OH, ठीक है। Cl तो यहाँ था ही और H तो पीछे था ही। अब नंबरिंग आपको पता है किसका क्या होगा, ये 1, ये 2 और ये 3। देखो तो जरा ये कैसे घूमा, ऐसे घूम रहा है ना S। तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा ना और इसका जो होगा, दोनों का सेम होगा। इवन नंबर एक्सचेंज करने के बाद जो ये ग्रुप ये होगा और ये ग्रुप होगा, इन दोनों का सेम होगा। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आया? S। इस वाले का भी क्या होगा? S। बात समझ में आई मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर लोएस्ट प्रायोरिटी वाला पीछे नहीं है तो उसको पीछे करिए, ठीक है। इवन नंबर में पेयर एक्सचेंज करिए, कोई चिंता नहीं है, जो बना। और ऐसे इंटरचेंज करो कि जिसकी प्रायोरिटी कम है वो पीछे चला जाए, बाकी एक बार और किसी और को इंटरचेंज कर दो, गेम खत्म, है ना। चलिए, तो मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई होगी। चलिए एक और क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन या एग्जाम्पल समझ लो आप। जैसे मान लो यहाँ पर है Cl Br, यहाँ पर F है और यहाँ पर I है ना। अब एक बात बताओ, यहाँ पर सबसे कम प्रायोरिटी किसकी होगी? ये तो बहुत ही इजी है ना। सबसे ज़्यादा तो इसकी 1, 2, 3 और 4। क्या बोलते हो?
सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी तो हो जाएगी आयोडीन की, सबसे कम हो जाएगी फ्लोरीन की, लेकिन फ्लोरीन प्लेन के बाहर आ रहा है, मेरे को ये कहाँ चाहिए, प्लेन के अंदर, वेज डस्ट फार्मूले में पीछे की तरफ चाहिए होता है। कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं। आई और एफ को आप क्या करो, आई और एफ को इंटरचेंज कर दो, आई और एफ को इंटरचेंज कर दो, समझ पा रहे हो आप? तो बस, लेकिन इससे काम नहीं बनेगा। यहाँ पे आप करना क्या, एफ आपका पीछे चला गया, आई आपका आगे आ गया, लेकिन इंटरचेंज कितनी बार हुआ, एक बार हुआ ना, एक बार और कर लो इंटरचेंज। Cl है, Br है, I है, किसको इंटरचेंज करोगे, Br और I को कर दो, चलो कर देता हूँ। तो आप यहाँ पे क्या करो ना, नेक्स्ट में Br और I को इंटरचेंज करो, क्या हो जाएगा भाई, C, यहाँ Cl, यहाँ पर I, यहाँ पर Br, और यहाँ पर क्या कर दीजिएगा बेटा आप लोग, F कर दीजिएगा, है ना? मेरे हिसाब से बात समझ में आ रही होगी। IBr उल्टा कर दिया ना, IBr, हाँ बस। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालो, जो इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा भाई इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा। लोएस्ट वाला पीछे चला गया। चलिए, तो फोर्थ ये था 1 2 3, निकालिए, S बन रहा है ना, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है S, तो इसका आइडियल सेट का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा S। मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ रही होगी, ठीक है ना? तो आपको यही काम करना है, ये आपका वेज डस्ट फार्मूला हो गया, इसमें हम लोगों ने सब पता लगा लिया ऑलमोस्ट। अब हम लोग चलने वाले हैं किस पर, फिशर प्रोजेक्शन पर, है ना? चलिए, तो मैं यहीं से कंटिन्यू कर लेता हूँ, है ना? चलो लिख लो, RS कॉन्फ़िगरेशन इन फिशर प्रोजेक्शन, इन फिशर प्रोजेक्शन, किसी भी प्रोजेक्शन में आप निकाल सकते हो, ठीक है? लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा ट्रिक है, मतलब यहाँ पर आप इंटरचेंज करना चाहो तो कर लो, ना करना चाहो तो भी आपका काम निकल जाएगा। जैसे मैं एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, गोल्डन रूल, ठीक है, गोल्डन रूल, ठीक है, ऐसे लिख लीजिएगा। पहला रूल ऐसे लिख लेना कि अगर आपके जो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है, अगर वो हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, ठीक है, तो R का S हो जाता है, S का R हो जाता है, उल्टा मान लेते हैं, ठीक है? इफ lowest priority group, if lowest priority group is present on horizontal line, अगर हॉरिजॉन्टल लाइन पे, अब आप बोलोगे सर हॉरिजॉन्टल लाइन कहाँ, मैं बता देता हूँ, चिंता मत करिए, पहले लिख देता हूँ रूल ताकि आपको ये फटाफट हो जाए क्वेश्चन, है ना? इफ लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन, देन R is S and S is R, ठीक है? दूसरा, if lowest priority group is present at, या present ऐसे लिखो ना, present at vertical line, then R is R and S is S, ठीक है? मेरे हिसाब से ये आप लिख लो, बस घबराना और नहीं कि क्या हो रहा नहीं हो रहा, बस सारा आंसर करके दिखाता हूँ आपको अच्छे से, ठीक है? बस आप इसको लिख लो एक बार। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, पहले मैं आपको समझा दूँ कॉन्फ़िगरेशन होता कैसा है ना? आइए, यहाँ पर जगह थोड़ा कम है, मैं ऊपर कंटिन्यू करता हूँ। चलिए एग्जाम्पल लीजिए ना, देखो मेरी बात ध्यान से सुनना कि हम लोग जो प्रोजेक्शन होता है ना, फिशर प्रोजेक्शन, ये आपका जो फिशर प्रोजेक्शन है, इसको ऐसे दिखाते हैं। मान लो कि यहाँ लगा है Cl, यहाँ Br, यहाँ I और यहाँ F, ठीक है? अब इसका जो मतलब ये बनाया आपको ऐसे जाता है, बुक में ऐसे ही बना के मिलेगा, पर इसका जो इंटरप्रिटेशन होता है कि कौन सा बॉन्ड प्लेन के अंदर है, कौन सा प्लेन के बाहर है, वो ऐसा इंटरप्रिटेशन होता है। देखिए मैं बना के दिखाता हूँ। इसका इंटरप्रिटेशन होता है कि जो हॉरिजेंटल बॉन्ड्स हैं, Br को मैं थोड़ा और इधर कर लेता हूँ, कि I यहाँ होगा, ये जो बॉन्ड्स है ना, ये जो हॉरिजेंटल बॉन्ड्स है, ये प्लेन के बाहर आ रहे होते हैं, ठीक है? तो ये बात आपको रखनी होगी ध्यान कि जो हॉरिजेंटल बॉन्ड्स है वो प्लेन के बाहर आ रहे हैं, I और Br इधर, और जो वर्टिकल बॉन्ड्स होते हैं वो कहाँ जाते हैं, प्लेन के अंदर चले जाते हैं, ठीक है? तो ये आपका एग्जैक्ट इंटरप्रिटेशन है, और ये आपको बुक में लेकिन ऐसे ही दिया जाएगा। वो बुक वाले ये मान के चलते हैं कि आप समझो, एग्जाम में भी यही पूछा जाएगा, आपको ये समझना पड़ेगा। एक और मॉलिक्यूल बना देता हूँ, RS निकाल लेंगे फिर इसका, है ना? तो उसके लिए वो नहीं है। मान लो यहाँ पर Cl, यहाँ Br और यहाँ I, और यहाँ I, यहाँ मान लो Cl है और यहाँ पर है Br, ठीक है? तो अब बोलोगे कि सर ठीक है, 2 काइरल सेंटर, इससे भी 4 ग्रुप लगेंगे, 4 अलग अलग ग्रुप, ठीक है?
अब इसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा, तो दो आपको असल में ये समझ आ गया ना, ऊपर वाला नीचे वाला सेम ही होता है। देखो आप ऐसा करना कि यहाँ पे ऐसे, सॉरी मैं थोड़ा और इधर बनाता हूँ, ऐसा, ठीक है। यहाँ पर देख लो CL और यहाँ पर भी CL ले लूँ क्या, चलो ले लेता हूँ, क्या ही फर्क पड़ता है, लेना क्या वही है। अच्छा ये यहाँ पे ये आपका I हो जाएगा, ये आपका BR हो जाएगा, यहाँ पे आपका BR हो जाएगा और यहाँ पे ये एग्जैक्ट इंटरप्रिटेशन है, ठीक है। मतलब मैं आपको बता दूँ कि कौन क्या है, तो एक मिनट ज़रा मैं कलर वलर कर देता हूँ अच्छे से, ठीक है। आप लोगों को अगर कोई वीडियो चाहिए हो स्पेशली तो मेरे को बता दीजिएगा कमेंट में कि सर ये वाला वीडियो चाहिए, ठीक है। तो मैं उसके अकॉर्डिंग वो वाली वीडियो पहले बना दूंगा, है ना। बना तो दूंगा ही सारी, पर आपको कुछ अगर रिक्वायरमेंट हो कि नहीं ये पहले बता दो तो मैं पहले वही वीडियो बना दूंगा, है ना। आपको जो भी टॉपिक एक चैप्टर में मान लो एक छोटा सा टॉपिक फंस गया ना, आप बोल देना, मैं बना दूंगा, ठीक। चलिए अगर आप यहाँ तक वीडियो में रुके हो और सुन रहे हो तो ऑब्वियस सा बात है, अगर आप बोलोगे तो ऑब्वियस सा बना दूंगा, ठीक है। चलिए, है ना। देखिए यहाँ पर इंटरप्रिटेशन क्या है कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना वो प्लेन के बाहर आ रही है, ये तो सब प्लेन के बाहर आ रही है, और जो वर्टिकल लाइन है वो प्लेन के अंदर जा रही है, बाकी ये प्लेन के, ये जो कार्बन है ना, ये वाला कार्बन ये प्लेन में ही है, ये वाला कार्बन प्लेन में ही है। बस अब आपको इसमें RS बताना है, ठीक है, मेरे हिसाब से। अब चलिए RS बता ही देते हैं, जो लिखा उसी में बता देते हैं। सबसे पहले प्रायोरिटी डिसाइड करो भाई मेरे, 1 2 3 और ये 4, क्या बोलते हैं, ठीक है। देखो लोएस्ट प्रायोरिटी वाला कहाँ है, इफ लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल पे क्या लोएस्ट वाला, नहीं वर्टिकल पे है ना, इस लाइन पे, फ्लोरीन तो वर्टिकल लाइन पे है ना, तो नीचे आप आ जाओ, इफ लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इज प्रेजेंट एट वर्टिकल लाइन, ठीक है, वर्टिकल लाइन ऑन या एट, ठीक है, जो भी है वर्टिकल लाइन, देन R is R and S is S, मतलब जो अगर वर्टिकल लाइन पे आ रहा है ना लोएस्ट प्रायोरिटी, छोड़ दीजिए, जहां है वहीं रहने दीजिए, RS निकालिए, जो आ रहा है वही आपका आंसर हो जाएगा, कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, कुछ इंटरचेंज कुछ नहीं करना है ना। चलिए देखो यहाँ पे 1 2 3 कैसे जाएगा, ये एंटी क्लॉक, तो क्या हो जाएगा S, मतलब इस कायरल सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन ऐसे। बस वो ऐसा क्यों हुआ, वर्टिकल वाला फंडा क्यों लग गया, क्योंकि F तो पहले ही से प्लेन के अंदर है ना, तो जो प्लेन के अंदर उसको और कहीं क्यों ले जाना है, खत्म बात है ना। चलिए यहाँ पर आ जाओ, इन दोनों में इस कार्बन का कायरल सेंटर, इसके बारे में बताओ। तो हम लोग बोलेंगे कि ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं अपने पास। यहाँ पर इसको 1 देंगे, ये वाला 2 है ना, ये 3 और ये 4, क्या बोलते हो। देखो ये इस पूरे को एक ग्रुप की तरह कंसिडर करना पड़ेगा, जब ये कायरल सेंटर का निकाल रहे हैं तो इस पूरे को एक ग्रुप मान लो। अब देखो 4 नंबर कहाँ है, वर्टिकल लाइन पे, फिर क्या हो गया, बस कुछ नहीं करना, कि अगर जो आया वही आपका आंसर 1 2 3 ऐसा ही है, ठीक है। तो ये वाला सेंटर ऐसे। अब क्या करिएगा, देखो इसको मिटा लो, अब ये जो नंबरिंग है ना ये आपको मिटानी पड़ेगी, आपके पास कॉपी हो तो आप दूसरा लिख लेना फिर से। इस कायरल सेंटर का पता चल गया, नीचे वाले कायरल सेंटर पे आइए, यहाँ पे आप बोलोगे सर इसको 1 देंगे, इसको 2, इसको 3 और ये वाला 4 है, फिर वो वर्टिकल लाइन पे 1 2 3 S बन रहा है ना, तो S बन रहा है तो S ही लिख दीजिए, बात खत्म। मेरे हिसाब से यहाँ तक बात समझ में आ गई है ना। चलिए एक आधा क्वेश्चन और देता हूँ मैं आप लोगों को, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन, एक एग्जाम्पल, चलो ऐसा वाला एग्जाम्पल ले लीजिए। यहाँ पर मान लो कि है OH, यहाँ पर Cl, यहाँ पर Br और यहाँ पर I। अब देखो नहीं, मैं ऐसा करता हूँ Cl और OH को इंटरचेंज कर देता हूँ, मेरे को कुछ और बताना है आपको, ठीक है। चलिए हाँ ये है, इसका मैं RS जानना चाहता हूँ, ठीक है। आप क्या करोगे फिर यहाँ पर देख लो जरा, आप बोलोगे कि सर ठीक है, तो प्रायोरिटी 1 इसकी, 2 इसकी, 3A और 4A। अब देखो लोएस्ट प्रायोरिटी वाला कहाँ गया, हॉरिजॉन्टल लाइन पे आ गया ना। इफ लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन देन R is S and S is R। अब जो उसका कॉन्फ़िगरेशन आएगा ना सेंटर का, उसका उल्टा आंसर मार देना, गेम खत्म। देखो 1 2 3 S तो इसका आंसर R हो जाएगा। समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ, ये बस इतना ही करना है। अगर लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप वाला हॉरिजॉन्टल लाइन पे आया तो R का S हो जाता है, S का R हो जाता है, और अगर वर्टिकल लाइन पे आ रहा है तो कोई डाउट ही नहीं है, फिर यार कुछ करना ही नहीं, गेम ही खत्म ऐसे, है ना। चलिए मेरे हिसाब से यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई है ना। अब देखो मैं क्या करता हूँ कि हाँ एक क्वेश्चन मैं देता हूँ आपको, आइए। ये वाला क्वेश्चन बढ़िया है, पर जनरली लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पर देखो, ये मान लो कि ये है आपका H,
और यहाँ है OH, प्लेन के बाहर OH, ठीक है। यहाँ पर ये कायरल सेंटर, ये जो है ना ये वाला कार्बन, अब बताना है कि इसका RS क्या होगा। एक बार वीडियो पॉज करिए, अटेम्प्ट करिए, बस एक ही कायरल सेंटर दिया मैंने, ठीक है। क्वेश्चन ये हल आ गया, बढ़िया था, आपने कर लिया होगा अटेम्प्ट, या फिर आप तो कर ही लोगे, है ना। अटेम्प्ट करना होगा तो देखो यहाँ कायरल सेंटर है, ठीक है। इससे 4 ग्रुप लगे, हाइड्रोजन की प्रायोरिटी सबसे कम होगी, वो तो पहले ही पीछे है ना, तो उसको भूल जाओ फिर। तो यहाँ ऑक्सीजन लगा है, नंबर 1 देंगे, इधर क्या लगा है कार्बन, इधर क्या लगा है कार्बन, दोनों साइड में तुमको क्या देखना पड़ेगा, इस लगा है तो इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन लगा होगा और यहाँ पर एक कार्बन है वो लगा होगा, लेकिन इस कार्बन से क्या लगा होगा, हाइड्रोजन और 2 कार्बन, तो प्रायोरिटी इधर वाले की ज़्यादा हो जाएगी, तो 2 इसकी और 3 इसकी, देखो S, तो ये जो है ना सेंटर, इसका कॉन्सेंट्रेशन S हो जाएगा। तो ऐसा भी छोटा मोटा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और अगर इसका उल्टा भी दे देते हैं हम लोग भी तब भी कैलकुलेट सही ही करते हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको यहाँ तक बात समझ में आ गया होगा। RS कॉन्फ़िगरेशन में इतना ही कुछ करना है, इसमें इसके बाद जो भी क्वेश्चन आएंगे ना इन्हीं से रिलेटेड होने वाले हैं, तो मेरे हिसाब से इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। अगर कोई डाउट वाउट हो तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं जितना हो सकूँगा उसका आपका आंसर कर दूंगा। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। बाय बाय।